कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। ये क्वेश्चन में पहले तो समझो कंपोजिशन क्या है, हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, मिक्स क्या है। जैसे नंबर 1 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, गोल्ड है, डायमंड्स है, ठीक है, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं। फिर हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गोल्ड ये सब एक्सपोर्ट भी करते हैं। सो हमारा किस देश को जाता है और क्या क्या सामग्री जाता है। इफ यू चेक आउट, हमारे जो कार्स है 8 लाख करोड़ के गाड़ियां बनते हैं भारत में, 4 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट होते हैं। इधर चले जाओ नेपाल में भर भर के इंडिया के गाड़ी मिलेंगे, महिंद्रा मिलेंगे। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में आपको इंडियन गाड़ी मिलेंगे, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपको इंडियन गाड़ियां मिलेंगे, ठीक है। सो गाड़ियां जाता है, यहाँ से आईफोन्स अमेरिका एक्सपोर्ट होते हैं, जो अमेरिका वाले आईफोन्स इस्तेमाल करते हैं वो इंडिया में बनता है। अमेरिका में क्यों नहीं बनता, उनका डॉलर्स में देना पड़ता है ना। वो दिन में एक वकील से बात कर रहा था जिसको काउंसलिंग में, मैंने उसको पूछा आप चार्ज कितना लेते हैं दुबई अमेरिका में। आप वकील के पास आए, उनका बिलिंग कैसे रहता है पता है, $300 एन आवर, 24,000 रुपया वो लोग 1 घंटे का चार्ज करते हैं। आप 5 घंटा रुको, 1,20,000 रुपया। यहाँ पे वकील 1 घंटे का कितना चार्ज करेगा, 1,500, 1,500, 2,000 रुपया। फर्क देखो, 10 टाइम्स कॉस्टली है। लॉजिक समझ में आया कैसे स्ट्रक्चर वर्क करता है। इसलिए बहुत सारे वहां के लोग इंडिया, जो एलपीओ बोलते हैं, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इंडिया से मदद लेते हैं। इंडिया वाले गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, कुछ कायदे। सो जो ये जो कंपोजिशन और डायरेक्शन है उसमें क्या फर्क पड़ा है हमारा जो, अच्छा एक लाइव एग्जांपल, हमारा टूरिज्म कितना देता है, जीडीपी 100 रुपया है देश का आउटपुट, तो टूरिज्म कितना देता है, कोई आइडिया है? पागल हो गए, 28% तब तो इंडिया ने मालदीव्स बन गया होता है इंडिया। 14 नहीं, 5%। मालदीव्स का 28 भी नहीं, 60-70% होगा। मालदीव्स के पास और है ही क्या, पूरा टूरिज्म पे 5% इंडिया, और उसमें भी गोवा का नाम खराब हुआ है। नहीं तो गोवा के बजाय लोग श्रीलंका, फिर ऑफकोर्स थाईलैंड तो लोग जाएंगे। तो वो डेवलप हो गया, और इंडिया का गोवा का नाम क्या हरेसमेंट करते ना, उसमें होटल, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, ठीक है ना, और फिर दूसरे जो भी खर्चे ये सब आ जाता है। सो जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो पहले क्या था और अभी क्या है, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ रहा है, और इंपोर्ट्स हम रुकावट जो हम इंपोर्ट करते थे वो इंडिया में बना रहे हैं। मेरे को इरिटेशन 25-30 साल पहले बहुत हुआ था, एक सुई था इंजेक्शन का 5-10 रुपया, मुझे याद है मैंने बोला यार लानत है क्या चल रहा है अपने देश में, वो सुई में लिखा था मेड इन इंडोनेशिया। मैंने बोला अपना देश एक सुई नहीं बना सकता। आज अपना देश सब कुछ बना रहा है, लैपटॉप्स नहीं बना रहा है, उसका भी बातचीत चालू है। एप्पल ने बना किया, एप्पल थाईलैंड में बनाएगा। प्रोमैक्स नहीं बनता था इंडिया में, प्रोमैक्स चालू किया। सब प्रोडक्ट्स है ना, सैमसंग भी अपना 23 अल्ट्रा सब चाइना से निकाल के इंडिया में लेकर आ रहा है। गूगल पिक्सल सब इंडिया में चालू हो रहा है। और मैंने तो बताया एमआरआई कल इंडिया ने खुद ने मशीन बनाया। अच्छा, बुलेट ट्रेन जापान देने वाला था, बट कॉस्ट में प्रॉब्लम आ गया। वंदे एक्सप्रेस कितने की आती है, 116 करोड़। बुलेट ट्रेन एक कितने का वो लोग बोल रहे हैं, कुछ आई थिंक 5,000 करोड़ है। डिस्प्यूट हो गया, इंडिया ने बोला हम खुद का बुलेट ट्रेन बनाएंगे। अभी इंडिया खुद का बुलेट ट्रेन बना रहा है जो जापान देने वाला था, एग्रीमेंट नहीं हुआ। ट्रैक सब जापान का ही है, सब जापानी करके दे रहा है, लेकिन बुलेट ट्रेन जो जापान से आने वाला था ना, रोक दिया इंडिया ने। इंडिया के पास ताकत है, बना लेगा। इंडिया के पास टॉप के कंपनीज है, टॉप के माइंड्स है, ठीक है। दूसरा, इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वैल्यू। अभी अब देखो, कुछ साल पहले इंडिया का शेयर वर्ल्ड ट्रेड में 0.5 था, अभी 4-5 हो गया। अपन वर्ल्ड के कितने हो गए, 4। और अभी देखो 2025 में ना अपन जापान को भी पीछे कर देंगे, अपन वर्ल्ड नंबर क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। और इफ यू चेक आउट, वो आईटी सेक्टर ना, कहीं पे भी मैं जिन लोगों से बात करता हूँ, मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, सब इंडियन, सब दबदबा इंडियन, सब आईटी सॉफ्टवेयर इन्फो सब इंडिया का कब्जा है। तो सॉफ्टवेयर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, गुड्स अभी अपन कैसे डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो अपना वॉल्यूम
क्वांटिटी और रुपए में लगातार बढ़ रहा है। कंपोजिशन में एक फर्क आ रहा है। अच्छा, डायमंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तुम कितना 1 टन मिट्टी खोदते हो तो 1 कैरेट डायमंड, छोटा सा डायमंड है ना, 1 टन मिट्टी 90 मीटर जमीन के नीचे जाना पड़ता है, तब जाकर डायमंड निकलता है। अब इंडिया वर्ल्ड का जो डायमंड है ना, जो अब हॉलीवुड सेलिब्रिटीज पहनते हैं, 90% डायमंड का कटिंग, डिजाइनिंग, पॉलिशिंग सब इंडिया में होता है। उसका भी 85% सूरत में होता है। अब अफ्रीका नंबर 1 कोयले की खान है, ठीक है, वहां से सब डायमंड इंडिया में आता है। फिर उसको अकेले सूरत में, जहां तक मुझे पता है, देयर आर 5000 कंपनीज सिर्फ डायमंड। रास्ते में भी वो लोग काम करेंगे, भरोसा है, सब डायमंड में, साड़ी और डायमंड है वहां पे। और डेढ़ तो नहीं, शायद 15 लाख लोग, मुझे अभी नंबर्स आंकड़ा में शायद गलत हो, सब एवरी सेकंड पर्सन विल वर्क इन द डायमंड इंडस्ट्री। लाख लाख रुपए का पगार रहता है। अब क्या होता है, हम पूरे डिपेंडेंट है अफ्रीका पर। इंडिया ने शुरू कर दिया लैब ग्रोन डायमंड्स, और इंडिया के हिस्ट्री में पहली बार आप लैब में यूजिंग डायमंड, एक टेम्परेचर पे बनता है ना, नाउ इंडिया लैब में डायमंड बना रहा है। 20% हमारा एक्सपोर्ट लैब ग्रोन हो गया है। नॉर्मल आप दो को देखोगे ना, आप नहीं पहचान पाओगे कि एक लैब ग्रोन है और एक ओरिजिनल है। नहीं, अपन फर्क, जैसे आप गोल्ड को 24, 23, 22 कैरेट मैं भी नहीं पहचान पाऊंगा, आप भी नहीं, अनलेस कोई गोल्ड वाला हो। तो इंडिया वाले, और इसमें लाखों करोड़, दाम कम रहता है। 5 लाख का ओरिजिनल डायमंड होगा तो लैब ग्रोन 1 या 1.5 लाख का होगा, 1/5 दाम का होगा। लेकिन इंडिया को पैसा मिल रहा है ना, लैब ग्रोन में तो अपने को महारत हासिल है। और ये सब सूरत और गुजरात में तुमको मिलना है। सूरत में था ना बिल्डिंग, किसका, आई थिंक कमर्शियल में वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिल्डिंग सूरत में ही तो है, डायमंड ही तो सेंटर था वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिल्डिंग था। और क्यों डायमंड्स है। सबसे बड़े मार्केट्स एंटवर्प जो है, बेल्जियम, सब जगह। अब इंडिया भी कंट्रोल रखता है क्योंकि अपने पास दबदबा है। सो बोलते ना, कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट में भी फर्क आ रहा है। जूट, कॉटन, टी, ऑयल सीड्स, कैश्यू नट्स, अभी आपको विश्वास नहीं होगा, ये सब काजू सब इधर से जाता है, गोवा से। अब नासिक में ना एक से एक अंगूर बनते हैं, अपने को मिलता नहीं है, सब एक्सपोर्ट हो जाता है यूरोप और इधर। प्रॉपर जो बड़े अंगूर, अरे बहुत बढ़िया। अपन अपन तो देखते भी नहीं, अपन नासिक में होकर अपन सिर्फ वाइन पीते लोग, और अपन क्या कर पाएंगे उससे ज्यादा, ठीक है ना। वाइन भी सुला इंडिया का नंबर 1 वाइन मेकर ही नहीं है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 चारों का टोटल से ज्यादा अकेला सुला धंधा करता है। और अभी सुला फेस्ट आ रहा है, इतने साल से मैंने सुना नहीं था बंद था। फरवरी का डे थे, ये साल कल अनाउंसमेंट मैंने सुना, आ गए। हाँ, 2 फेब को आ रहा है, गजब का। पूरे नासिक के होटल्स बुक रहते हैं, 10,000 लोग आते हैं, एक भी आपको रूम नहीं मिलना है। जो अहमदाबाद में हुआ है, अहमदाबाद में जो भी कॉन्सर्ट है ना, किस कोल्ड प्ले, बुक करके देखो, इट विल गो टू 1 लाख रुपीज अ नाइट। आप लोग सोचते कौन ले, हाँ, कोल्ड प्ले अहमदाबाद में भी बुक किया है एक्स्ट्रा, वो भी फुल बुक हो चुका है। सो होटल्स के रेट कैन गो एज हाई एज 1 लाख रुपीज। और जोक की बात है, तो लोग बदमाशी कैसे करते हैं, होटल फुल हो गया तो हॉस्पिटल में ये लोग ना 8-10 दिन एडमिट हो जाते हैं, हॉस्पिटल बिकम्स द होटल, समझ में आया। जो पेशेंट वार्ड है ना, उधर टूरिस्ट आके लेट जाते हैं, उनको तो कॉन्सर्ट से मतलब है, रात भर घूमेंगे। और मुझे लगता है कि इसमें पूना के कॉन्सर्ट में शायद ये दारू अलाउड नहीं किया था। दलजीत दोसांझ का कब है कॉन्सर्ट पूना में, हो चुका, हो गया ना, उधर दारू बैन किया हुआ था। क्या लोग हरकतें करते हैं। अब इधर कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में क्या करते हैं मुझे पता नहीं है, लोग पहले से पी के जाते हैं। तो सोचो कितना कमाई। ये फरवरी में तुम देखना, नासिक पूरा फुल और सब महंगा हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फुल। कौन सा, कहाँ पे, मुंबई में। और ये कब है, अहमदाबाद में कब है, फेब में है ना। बहुत गजब हो गया यार वो कॉन्सर्ट। मैंने 2019 में किया था, मैंने बोला था यार, बहुत मेरा पीछे था, बट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सर्ट, बहुत अच्छा। सब इंडियन सेलिब्रिटीज आ रहे थे, कोई भाव भी नहीं दे रहा था, सेलिब्रिटीज आके भाषण कर रहे थे, और ना लोग ना अपना अपना गप्पे मार रहे। कोल्ड प्ले आया तो सब देखना शुरू, मतलब कोल्ड प्ले के सामने इंडियन सेलिब्रिटीज का कोई इज्जत और हैसियत ही नहीं, ऐसा लग रहा था। बहुत गजब उसका ऑरा है बंदे का। और लास्ट में चेंज इन कंपोजिशन। अभी दवाइयाँ, एक बात बताओ,
पोलियो के वैक्सीन 2/3 इंडिया सप्लाई करता है वर्ल्ड को। जो पोलियो के डोसेज है ना, ये जिसने कोविड पूना वाला, वर्ल्ड का जिसके पास सबसे ज्यादा घोड़े हैं, 2/3 वैक्सीन पूना से निकलता है। और दवाइयां अमेरिका में, आधे दवाइयां किसके? इंडिया के। पूरा पूरा दवाइयां इंडिया सप्लाई करता है। अमेरिका का जो कॉस्ट है ना, अभी एक हिसाब बताता हूँ, अमेरिका पर कर्जा कितना है पता है? यदि आप जो कर्जा है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करो तो एक अमेरिकन आदमी पे 85 लाख रुपीस का कर्जा है। एक दिन में अमेरिका को 8,000 करोड़ का इंटरेस्ट पड़ता है। उनका इकोनॉमी अभी देखो, टैक्स लगा के सब करेंगे, उन पे इतना कर्जा कर दिया अमेरिका ने। सो ये जो बोलते ना कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट्स, ये सब बदल रहा है वर्ल्ड वाइड। अभी देश खुद बनाने का कोशिश कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स और ये सब, ठीक है। उसके बाद ओशनिक ट्रेड, अभी ये जो है ना अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पहले बांग्लादेश में ट्रक्स जाते थे, लेकिन ट्रक्स को बॉर्डर में 7-7 दिन लगता था। अभी साउथ में ना चेन्नई से गोल घूम के वाया समुद्र जाते हैं बांग्लादेश। सो ऐसा ओशनिक ट्रेड तो बढ़ना ही है। लेकिन आईफोन जो महंगे चीजें हैं एरोप्लेन से जाते हैं, और जो कार्स ऐसा है ना, ये सब ओशन से जाते हैं, और ये तो बढ़ना ही है। यहाँ से तुम अमेरिका में कंटेनर भेजो 20 फीट का, इट कैन कॉस्ट यू अराउंड 4 to 5 लाख रुपीज। वही प्लेन में भेजो 20 लाख रुपया, करीबन 5 to 6 टाइम महंगा हो सकता है। इसलिए ओशनिक ट्रेड सस्ता पड़ता है। और नए नए पोर्ट्स, इंडिया भी जोरदार, अडानी है ना पोर्ट्स में। इंडिया का नंबर 1 कौन सा है? JNPT पोर्ट। पोर्ट तो डेवलप करना ही है, व्यापार चाइना ने वो अच्छा कर लिया, इंडिया भी पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दे रहा है। सो ये था आपका, ये देखो इधर ये भी डेटा दिया है इंडिया पेट्रोलियम का, नंबर 1 पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक पर्ल्स, और इसमें भी डिफेंस भी जुड़ेगा। इंडिया डिफेंस भी जोरदार आगे बढ़ रहा है, तेजस से लेकर रॉकेट्स। पता है एक एक रॉकेट कितने का पड़ता है? करोड़ रुपया। जो अमेरिका स्मार्ट बॉम्ब्स वापरता है ना, कि चलो इसने मिसाइल दागा उसको रोकने के लिए, 80 करोड़ का स्मार्ट बॉम्ब आता है अमेरिका का। वो इंडिया तो लोग इंडिया का लेंगे ना, अमेरिका का थोड़ी लेंगे इतना महंगा। उनके पेट्रियट मिसाइल्स है, इसराइल के पास आयरन डोम है, अपने पास ब्रह्मोस है, इसलिए अपना खटाखट ब्रह्मोस अभी जाएगा। मिसाइल में अपन ब्रह्मोस जाएगा, और फाइटर जेट्स में फ्रांस का रफाले वर्ल्ड वाइड चल रहा है, क्योंकि अमेरिकन बॉम्बर्स बहुत महंगे आते हैं, और वो लोग सब अपने सीरीज नहीं देते, बी सीरीज आसानी से देते नहीं, वो लोग F सीरीज देते हैं, जो कि 5th जनरेशन है। अभी तो 6वां जनरेशन पे काम शुरू है, अपन तो अभी 5th जनरेशन में पहुंचे ये। और जब फाइटर जेट्स की बात करते हैं, आपको 20 साल आगे जाना पड़ेगा। सो अभी अपन सोचेंगे 2040 में क्या होगा, मतलब वी हैव टू थिंक 20 years इन एडवांस। और डायरेक्शन हम लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, ये ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि हमारे इंजीनियर्स और नंबर थोड़े याद रखो, किसको क्या करते हैं, ये आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो इतना सा काफ़ी है।